और आप देख रहे हैं 10 में है दम, जिसमें आज हम बात करेंगे नवाब वर्सेस फडणवीस की लड़ाई की, जो कि बमबाजी तक आ गई है। और आप ये देखिए कि अब इसमें रोज नए नए बम फूट रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो तालिबान को लेकर अलग थलग पड़ चुका है और इसको लेकर किस तरह से तालिबान में मची हुई है खलबली। इसके अलावा बात होगी चीन की गीदड़ भपकी की, किस तरह से वो भारत के खिलाफ लगातार अपनी जो नापाक चालबाजियां हैं वो कर रहा है, अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या चीन में शी जिनपिंग का एक छत्र राज आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, रिपब्लिक भारत हमेशा से आपकी आवाज उठाता है, आपके मुद्दे उठाता है, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, अपनी आवाज उठाइए अपनी भाषा में और जाइए कू ऐप पर। हमारा आज का जो सवाल है वो ये है कि ड्रग्स केस में जारी सियासी बयानबाजी के चलते क्या ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ रही है? तो सवाल का जवाब आप दें उससे पहले आइए हम 10 में है दम में सबसे पहले आपको दिखाते हैं नवाब वर्सेस फडणवीस की लड़ाई की, जिसमें अब एक नया ट्विस्ट आ गया है और इसमें अब बांग्लादेशी घुसपैठियों और आईएसआई की भी एंट्री हो चुकी है। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? नवाब मलिक के घर में ऐसा कौन शख्स है जिनके संबंध, जिनकी रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है? 5 दिन बाद मैं न्यूक्लियर के तौर पे उनको इस बात का जवाब दूंगा। नवाब फडणवीस की लड़ाई बमबाजी पर आई। नवाब मलिक ने आज सुरसुरी छोड़ी है। 5 दिन बाद मैं न्यूक्लियर के तौर पे उनको इस बात का जवाब दूंगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों और आईएसआई की एंट्री से नया ट्विस्ट। नवाब मलिक इनके अपने संबंधी अंडरवर्ल्ड के लोगों से, आईएसआई के लोगों से है। क्या है मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का राज? नवाब मलिक जी जहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं उस प्रॉपर्टी का वॉचमैन या बम ब्लास्ट का आरोपी होता है। लड़ाई तो थी नशे के कारोबार को लेकर, लेकिन जुबानी बम के धमाकों से ड्रग्स के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई कहीं गुम सी हो गई और सियासी बमबाजी ने महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल ला दिया। आपको आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। नवाब मलिक ने आज सुरसुरी छोड़ी है। 5 दिन बाद मैं न्यूक्लियर के तौर पे उनको इस बात का जवाब दूंगा। एनसीबी ने नशे के दलदल में धंसे युवाओं को बाहर निकालने की मुहिम छेड़ी थी। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी, लेकिन इस मुहिम में सियासत की एंट्री क्या हुई कि सब कुछ बदल गया। ड्रग्स की लड़ाई सियासी दरबार से होते हुए अंडरवर्ल्ड की दुनिया तक पहुंच गई। कल फडणवीस के लगाए गए आरोपों के बाद नवाब मलिक ने यह दावा किया था कि हाइड्रोजन बम छोड़कर जवाब देंगे। वादे के मुताबिक नवाब मलिक आज सामने आए और फडणवीस बनाम नवाब की लड़ाई में 3 और नए नामों की एंट्री कराकर एक नई बहस छेड़ दी। वो 3 नाम हैं आजम, मुन्ना यादव और रियाज भाटी, और इनका नाम फडणवीस से जोड़ दिया। क्या आपके इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में उगाही का काम हो रहा था कि नहीं? मामला मुंबई का हो, बिल्डरों के जमीनों का झगड़ा हो, मामला थाना में जाके कंप्लेंट करके दर्ज करके वसूली की जाती थी कि नहीं? क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? क्या हैदर आजम की दूसरी पत्नी जो बांग्लादेशी है, जिसकी जांच मलाड पुलिस स्टेशन ने शुरू की, 24 परगना पुलिस थाने में कागज भेजे गए। हैदर आजम और मुन्ना यादव की एंट्री से मलिक बनाम फडणवीस की लड़ाई अंडरवर्ल्ड की दुनिया से निकलकर पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंच गई है। हैदर आजम ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि नवाब मलिक का संबंध आईएसआई के साथ है। नवाब मलिक के घर में ऐसा कौन शख्स है
जिनके संबंध, जिनकी रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है। और इतना ही नहीं, उस महिला के आईएसआई के लोगों से भी संबंध है। इससे पहले कल देवेंद्र फडणवीस ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि नवाब मलिक ने 93 बम ब्लास्ट से जुड़े लोगों से खरीदारी की थी, जिसका जवाब देते हुए मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर कई सवाल उठाए, जिसका बीजेपी ने जवाब दिया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि फडणवीस भ्रष्टाचार से घिरे हैदर आजम और मुन्ना यादव को पद देते हैं, जिसका जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि उन पर कोई आरोप नहीं है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि हैदर आजम की पत्नी बांग्लादेशी है, जिसका जवाब देते हुए हैदर ने कहा कि नवाब मलिक के संबंध आईएसआई से हैं। नवाब मलिक ने हैदर पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि हैदर आजम बांग्लादेशियों को मुंबई में बसाता है। पलटवार करते हुए हैदर ने कहा कि मानहानि का केस करूंगा। नवाब मलिक के मुताबिक मुन्ना यादव नागपुर का कुख्यात गुंडा है। मुन्ना ने पलटवार करते हुए कहा कि नवाब जेल जाने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी बांग्लादेशी नागरिक है, वो बिहार की है। बिहार के नालंदा जिले में इस्लामपुर नाम का एक गांव है, उस गांव की वो रहने वाली है। क्या है नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का सच? वार पलटवार की क्या है पूरी सच्चाई? ये बड़ा सवाल है। इस बीच हैदर ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि नवाब मलिक के हाइड्रोजन बम का जवाब 5 दिन बाद न्यूक्लियर बम से दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में आज अफगानिस्तान के हालात को लेकर 8 देशों के बीच बैठक हुई। इस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई थी, लेकिन वहीं तालिबान की बात करें तो इस बैठक से उसके भीतर खलबली मची हुई है। आठ देश मिलकर करेंगे तालिबानी चुनौती का अंत। तालिबान के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान तैयार। अफगानिस्तान पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के हालात को लेकर दुनिया के 8 देश एक टेबल पर बैठे तो पूरी दुनिया की निगाह दिल्ली पर टिक गई। तालिबानी राज आने के बाद मजबूत हो रहे आतंकी संगठन दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। तालिबान के आने के बाद अलकायदा, लश्कर ए तैयबा और आईसिस को मजबूती मिली है, जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में अफगानिस्तान के हालात पर 8 देशों की हुई बैठक तालिबान में खलबली मचा चुकी है। दिल्ली में हुई 8 देशों की बैठक में अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवाद को पड़ोसी मुल्कों में फैलने से रोकने, खतरनाक अमेरिकी हथियारों को आतंकी संगठनों तक पहुंचने से रोकने, अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने पर चर्चा हुई। We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. दिल्ली में हुई इस बैठक में भारत, रूस और ईरान के अलावा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान शामिल हुए, जिन्होंने भारत के सुर में सुर मिलाकर काबुल को संदेश दिया कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में शामिल रूस ने कहा, बैठक से चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करने में मदद मिलेगी। वहीं ताजिकिस्तान ने तालिबानी राज आने के बाद बढ़े आतंकी खतरे की आशंका को जताते हुए ये कहा कि तालिबानी राज आने के बाद मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। अफगानिस्तान के हालात पर हुई इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत ने चीन और पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया था, लेकिन तालिबान के इन दोनों यारों ने हालात पर चर्चा करने की बजाय दूरी बनाना ज्यादा बेहतर समझा। पहले पाकिस्तान ने और फिर चीन ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को अलग थलग करने के लिए इमरान और उनके वजीरों ने तो पूरी ताकत ही झोंक दी। दरअसल पाकिस्तान और चीन नहीं चाहते थे कि भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान मसले पर कोई बैठक हो। किसी भी तरह से भारत की दखलंदाजी अफगानिस्तान में बढ़े। ऐसे में दिल्ली में 8 देशों की हुई बैठक ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और पूरी तरह से उसे अलग थलग कर दिया है। बैठक से बौखलाया पाकिस्तान। दिल्ली में हुई बैठक से पाकिस्तान के हुक्मरान इस कदर बौखला गए हैं कि अफगानिस्तान मसले पर क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ बैठक की तैयारी उसने शुरू कर दी है। हालांकि ये बैठक कब होगी, इस बैठक में कौन कौन से देश शामिल होंगे, अध्यक्षता इसकी कौन करेगा, ये अभी सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इधर ड्रैगन ने एक बार फिर से जहर उगला है। वो एक तरफ तो बातचीत का नाटक करता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ जो चालबाजियां हैं अपनी, उससे लगातार करता रहता है, उससे वो बाज नहीं आता है। लेकिन भारत भी इधर तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है उसकी इस चालबाजी का जवाब देने के लिए। चीन ने दी युद्ध की गीदड़ भभकी, सरहद पर सैन्य हलचल तेज, ड्रैगन ने फिर उगला जहर। एक तरफ बातचीत का ढोंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी चालबाजियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शी जिनपिंग की रेड आर्मी तैयारी शुरू कर चुकी है। भारत के खिलाफ चीन की इस तैयारी को लेकर चीन के मुखपत्र में लिखा है कि सर्दी के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। नई सुविधाओं के बाद एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों को मदद मिलेगी। सर्दी शुरू होते ही एलएसी के आसपास का तापमान 0 से कहीं नीचे चला जाता है। सर्दी के इन 2-3 महीनों के दौरान सरहद के आसपास के क्षेत्रों में रहना किसी चुनौती से कम नहीं होता। इसलिए दोनों तरफ की सेनाएं आपसी सहमति से पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाती हैं और सुरक्षित स्थानों पर चली जाती हैं। लेकिन अब चीन ने अपने तरीके बदल दिए हैं। सर्दी के दौरान एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती की विशेष व्यवस्था है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सर्दी के दौरान चीनी सैनिकों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। रसद सामग्री पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। ऑक्सीजन की कमी की समस्या के लिए विशेष उपकरण की व्यवस्था है। दरअसल पिछले साल से चीन ने पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को रखना शुरू किया है, लेकिन सर्दी के मौसम में तापमान इतना कम हो जाता है कि सैनिकों का रहना आसान नहीं होता। इन हालात से निपटने के लिए भारतीय सैनिकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा चीनी सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को कम दिक्कत होती है। लद्दाख और तिब्बत में ज्यादातर इलाके 10,000 फीट से लेकर 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर है। ऐसी जगहों पर रहने के लिए पहले से तैयारी अगर ना हो तो फेफड़ों में पानी भरना, दिमाग की सूजन या दिल के दौरे जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती है। लिहाजा सर्दी से पहले ही बीजिंग ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। अपने मुखपत्र के जरिए गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी है। हालांकि चीन की हर चालबाजी का जवाब देने के लिए भारतीय फौज ने पूरी तरह तैयारी कर ली है। क्या चीन में शी जिनपिंग का एक छत्र राज होने जा रहा है? बताया तो ये जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में इस बात पर मोहर लगने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या चीन पर शी जिनपिंग का एक छत्र राज्य हो जाएगा? क्या माओ के बराबर पदवी पाकर चीन का नया तानाशाह बन जाएंगे शी जिनपिंग? ये सवाल यूं ही नहीं है। इस सवाल के पीछे वजह है चीन में इन दिनों चल रही सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक, जिसमें अगले राष्ट्रपति के तौर पर शी जिनपिंग के नाम पर मोहर लगना तय है। बैठक का कल आखिरी दिन है। चीन में होगा मनमानी का राज। हाल ही के दिनों में चीन का कोई नेता वो स्थान नहीं बना पाया है जो शी जिनपिंग ने बनाया। ऐसे में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा प्रस्ताव पेश करने जा रही है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो शी जिनपिंग के हाथ वो सारी ताकतें आ जाएंगी जिस ताकत का इस्तेमाल कर वो विस्तारवादी सपने को पूरा कर सकेंगे। यही वजह है कि चीन की सत्तारूढ़ पार्टी की हो रही बैठक पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है। युगांतकारी नेता घोषित करने की तैयारी। कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली में शी जिनपिंग को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। कई लेखों में उन्हें चीन को कोरोना के कहर से बचाने वाला बताया जा रहा है। देश को आर्थिक संकट से निकालने और अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने को लेकर भी खूब प्रशंसा की जा रही है। इसी को आधार बनाकर शी जिनपिंग को एक युगांतकारी नेता घोषित करने की तैयारी की जा रही है। अगर युगांतकारी नेता घोषित वो हो जाते हैं तो जिनपिंग के खिलाफ बयानबाजी को चीन में अपराध की श्रेणी में डाला जा सकता है। जाहिर है अगर ऐसा हो जाता है तो चीन वैसी शासन व्यवस्था की ओर बढ़ जाएगा जहां सिर्फ मनमानी का राज हो जाएगा। ऐसे में शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीति दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि ड्रग्स केस में जारी सियासी बयानबाजी के चलते क्या ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ रही है? आपके जो हमें जवाब मिले हैं उसमें से 86% लोगों ने ये कहा है कि हाँ, ये लड़ाई कमजोर पड़ रही है, तो वहीं 14% लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये था 10 में है दम का आज का ये सफर। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।